मैं अमितेश कुमार अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पठार। कल हम लोग पढ़े थे भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ी और पर्वतों को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पठार, और पठार में जब पठार पढ़ा जाएगा तो उससे पहले पठार पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो आइए हम लोग देखते हैं पठार ना। पठार को थोड़ा सा देखा जाए। ये है, क्या है ये पठार? भारत के पठारी क्षेत्र ना, ये भारत के पठारी क्षेत्र है। बता दे रहे हैं, जैसे कि इसमें पहला दिया है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। ये जो बुंदेलखंड का पठार है, ये आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एमपी प्लस यूपी राज्य में फैला हुआ है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। जो बुंदेलखंड का पठार है एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। काठवाड़ का पठार जो देख रहे हैं, ये गुजरात में फैला हुआ है। कहाँ पे? गुजरात। कहाँ पे? ये गुजरात में है काठवाड़ का पठार। यहीं पे एक गिर नाम की पहाड़ी पाई जाती है। मतलब ये गुजरात में गिर नामक एक पहाड़ी पाई जाती है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। यहाँ पर एक गिर पहाड़ी पाई जाती है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र का पठार। यह है महाराष्ट्र का पठार। लोकेशन बस आप लोगों को मतलब दिख रहा है, लोकेशन बस बता दे रहा है। उसके बाद इसको अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। ये हो गया महाराष्ट्र का पठार। फिर उसके नीचे आएंगे तो ये हो गया कर्नाटक का पठार। कौन सा हो गया? कर्नाटक का पठार। फिर आएंगे आपका है मालवा का पठार। ये जो देख रहे हैं, तो ये राजस्थान और गुजरात में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। ये कहाँ पे? राजस्थान और प्लस एमपी। ये राजस्थान और प्लस एमपी में फैला हुआ है। कौन सा? मालवा का पठार। मालवा का पठार राजस्थान और एमपी में फैला हुआ है। अब आएंगे आप लोग देखेंगे है बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार। ये भी आपका एमपी प्लस यूपी। जो ये बघेलखंड का पठार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये भी फैला हुआ है, और जो बुंदेलखंड का पठार है वो भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मेघालय का पठार तो देख ही रहे हैं, ये मेघालय तक सीमित है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर का पठार। ये झारखंड, ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। नहीं, रूर प्रदेश हो तो मध्य प्रदेश। ये छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, हाँ झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार, छत्तीसगढ़। ये है झारखंड, फिर हो गया पश्चिम बंगाल, फिर हो गया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़।
यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पठार वही है, छोटा नागपुर का पठार है। सबसे बड़ा पठार वही है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य तक फैला हुआ है। आ रहा है समझ में ना? तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो ये पठार है इनका लोकेशन पूछ देता है। कभी कभी ये जो पठार है इनका लोकेशन पूछ देता है, बस वही लोकेशन बताएंगे और पठार को अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। छोटा नागपुर पठार की विशेषता क्या है, मेघालय पठार की विशेषता क्या है, महाराष्ट्र पठार की विशेषता क्या है, बुंदेलखंड पठार की विशेषता क्या है, यानी कि इनकी कुछ अलग अलग तो विशेषताएं हैं, तो इनको अलग अलग करके पढ़ा जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं दंड कारण्य पठार, इसको ना, ये जो दंड कारण्य पठार ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्यों तक फैला हुआ है। ये है छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना? ये 4 राज्यों तक के भी दंडकारण्य पठार फैला हुआ है। लोकेशन पता चल गया। ये तेलंगाना का पठार है, क्योंकि तेलंगाना यहाँ तक है, इसको मैप में दिखाया नहीं है, बस वैसे तो दर्शा दिए। तेलंगाना का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार ये हो गया, ये महाराष्ट्र का पठार हो गया, और नीचे आएंगे तो ये केरल और तमिलनाडु की ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पाया जाएगा। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। अब इसको आगे देखा जाए अलग अलग हिस्सों में। हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। तो पठार पढ़ लिए, तो पठार का अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक तो उत्तरी सह्याद्री और एक हो गया दक्षिणी सह्याद्री। एक कौन सी? उत्तरी सह्याद्री, और एक कौन सी? दक्षिणी सह्याद्री। तो यहीं पे प्रश्न बनाता है, जैसे उत्तरी सह्याद्री प्रश्न बना देगा कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, है ना? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, जैसे देखिए ये दर्शाया गया है, ये पश्चिमी घाट है ना? ये पश्चिमी घाट है, ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर केप कोमेरिन तक। कहाँ? केप कोमेरिन तक। केप कोमेरिन पता है क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु है। कौन से? जो ये भारत बताया था ना, ये भारत, तो इसकी मुख्य भूमि की केप कोमेरिन यहीं पे है ना, तमिलनाडु में। तो ये दक्षिणी बिंदु है, वही यहाँ पे लिखे हैं कि मतलब जो पश्चिमी घाट है कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो ताप्ती नदी के दक्षिण से लेके केप कोमेरिन तक, मतलब इसकी लंबाई है ना? अब इसको 2 भागों में हम लोग बांट के पढ़ रहे हैं, एक तो उत्तरी सह्याद्री है और एक दक्षिणी सह्याद्री है। जैसे कि ये देख रहा होगा, ये 16 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा, कितना? 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, हाँ, गोवा से। क्या हो गया? कहाँ से? ये गोवा, हाँ, गोवा राज्य से 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है। ये तो पता है कि उत्तरी अक्षांश क्यों लिख रहे हैं,
पिछली क्लास में बताए थे, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि उत्तरी अक्षांश क्यों है। ये जैसे कि आमतौर पर बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए ग्लोब है ना, ये क्या है, थोड़ा सा ग्लोब सही बनाया जाए। ये एक आपका ग्लोब हो गया, बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, जीरो अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश रेखा। तो ये जो जीरो अक्षांश रेखा के ऊपर है ये क्या है, उत्तर है, और जीरो अक्षांश के नीचे दक्षिण है। तो भारत यहीं पे है, यहीं पे, तो वही कह रहा है उत्तरी अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश। अब जीरो हो गया तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके करके 16 तक गया है, यानी कि गोवा से होकर 16 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है, जो पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी सह्याद्री एक दक्षिणी सह्याद्री। आ रहा समझ में ना, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे बड़ी चोटी है, प्रश्न पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे बड़ी चोटी, प्रश्न तो बनाएगा, प्रश्न इसमें 3 बनेगा, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, फिर प्रश्न बनेगा दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, और फिर प्रश्न बनेगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। 3 तो बन रहा है, 3 बन रहा है ना। तो देखिए ये जो पश्चिमी घाट है इसका कुछ वो डायरेक्शन, मतलब इसका मैप द्वारा कुछ दर्शाया गया है। ये जो पहाड़ी है ये सतमाला की पर्वत है, जो गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थित है। अरे ये गुजरात वाला हिस्सा है ना, ये तो गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थित है सतमाला की पहाड़ी। फिर आपका हरिश्चंद्र पर्वत, ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र पर्वत कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी क्या है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। उत्तरी सह्याद्री की यहां पे मेंशन किए हैं, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसुबाई है। अब कलसुबाई किस राज्य में स्थित है, ये भी कहां पे, महाराष्ट्र में। आ जाएगा ना, कलसुबाई कहां स्थित है, तो महाराष्ट्र में। किस पर्वत श्रेणी पे स्थित है, तो हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पे स्थित है। यानी कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, कलसुबाई। किस पर्वत श्रेणी पर, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर। अब आते हैं बालाघाट, ये कौन सा है, बालाघाट। बालाघाट कहां पर है, महाराष्ट्र में। ये हरिश्चंद्र का ही कुछ छोटा भाग है, जो बालाघाट है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी का ये छोटा ही भाग है, बालाघाट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में एक और हम लोग पढ़े थे, अजंता, अजंता की गुफा। महाराष्ट्र में हम लोग पढ़े थे ना, कौन सा पढ़े थे, अजंता। क्या पढ़े थे हम लोग, अजंता ना, हम लोग अजंता पढ़े थे। तो अजंता, सॉरी, अजंता क्या है, गुफा है। 29 चट्टानों को काट के बनाया गया है, 29 चट्टानों को, 29 चट्टानों को काट कर और बनाया गया है। जो अजंता की गुफा है ये 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया है। और इसमें एक बात ये भी है कि ये जो अजंता की गुफा है ये गुप्त कालीन है। किस युग की है, गुप्त काल की, गुप्त
गुप्त काल, है ना, इसे गुप्त काल है और इसमें बौद्ध धर्म को दर्शाया है। किसको? बौद्ध, बौद्ध जो चित्रकला है, चित्रकला, है ना, इसमें बौद्ध, अजंता क्या है? गुप्त काल क्या है? इसमें बौद्ध चित्रकला को दर्शाया गया है। अजंता में जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें बौद्ध चित्रकला को क्या किया है, क्या किया गया है? तो दर्शाया गया। तो ये हो गया, यानी कि अजंता भी कहाँ है? प्रश्न पूछता है कि वो कौन सा, मतलब वो कौन सा जो अजंता है और मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है, यानी और किसी राज्य में इसका मतलब ये और किसी राज्य में नहीं फैला, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है अजंता। अब हम लोग आते हैं उत्तरी सह्याद्री, सॉरी दक्षिणी सह्याद्री। अब कहाँ आते हैं हम लोग? दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, जो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका केंद्रमुख। कौन सी है? केंद्रमुख चोटी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कौन सी है? केंद्रमुख चोटी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क है मैग्नेटाइट, यानी कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। फिर एक बार और देखिएगा, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाए? केंद्रमुख चोटी हो जाएगी। लेकिन ये देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया है, ERT, एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी केंद्रमुख चोटी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। फिर यहीं पर आ जाएगा, यहीं आ जाएगा बाबा, हाँ यहीं पे बाबा बुदन की पहाड़ी पर स्थित मुल्लायनगिरी चोटी, है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी पर स्थित कौन सी है? मुल्लायनगिरी चोटी, मुल्लायनगिरी चोटी, जो कि इसको भी कहा जाता है दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। एनसीईआरटी के देखिए जो प्रश्न बनाएगा ना, तो ऑप्शन के हिसाब से उसको किया जाएगा। किसके हिसाब से? ऑप्शन के हिसाब से, क्या ऑप्शन उसमें दे क्या रहा है। तो एनसीईआरटी की बुक में दिया है केंद्रमुख चोटी, है ना, और कहीं बाबा बुदन की पहाड़ी पे स्थित है मुल्लायनगिरी चोटी, जो कि कहवा कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। अरबिका और रोबस्टा कॉफी मतलब इस पे पाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी पे अरबिका और रोबस्टा कॉफी पाया जाता है। मतलब इसके कहवा या कॉफी के लिए ये प्रसिद्ध है, जो कि अरबिका और रोबस्टा ये कहवा है, इस पे पाया जाता है इस पहाड़ी पे। अब आते हैं एक इसमें देखने के लिए मिलता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, वो भी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब आप लोग को देख रहा होगा कि यहाँ पे एक नीलगिरी है, अलग से मेंशन किया गया है, नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी को थोड़ा सा हम लोग अलग देखते हैं, इसको अलग रूप में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है वो किस किस राज्य में फैली हुई है ना। तो किस किस राज्य में फैली हुई है? तो देखिएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, है ना। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक कौन सा फैला हुआ है? ये नीलगिरी। कौन सा फैला हुआ है? नीलगिरी।
नीलगिरी फैला हुआ है, यानी कि ये फैला हुआ है आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये नीलगिरी फैला हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, प्रश्न बनाएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे प्रश्न बनाएगा आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी दोदा बेटा, दोडा बेटा, है ना? कहाँ पे ये? तमिलनाडु में। हाँ, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। दोदा बेटे की ऊंचाई कितनी है? ये है 26-37 मीटर। ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे चाय की खेती होती है। इसकी चाय के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चाय के लिए प्रसिद्ध है ना? जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? दोदा बेटा होगी सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा है ये चाय, हाँ तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी? दोडा बेटा है, तमिलनाडु में से 26-37 मीटर। अगर तो यहीं पे इसका पूछ दे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, है ना? प्रश्न तो बना देगा ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, देखते हैं कौन बताता है। नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? मावुर्ती। कौन सी हो जाएगी? मावुर्ती चोटी। देखिए जैसे कि इस समय प्रश्न ऐसे से आ रहे हैं, देखने के लिए मिल रहे हैं कि आप कभी पढ़े नहीं होंगे। जहां तक हम मतलब सोच नहीं जा रही है वहां से प्रश्न बनना चालू हो रहे हैं। पेपर विशेष के पेपर हुआ था, उसमें उस पेपर में दिया था पाल घाटी की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई कोई पढ़ के जाएगा? मतलब 2-4 ऐसे ऐसे दर्रे दिए थे, उनकी ऊंचाइयां पूछ ली थी। जैसे पेपर का जैसे पैटर्न बन रहा है, अब उस हिसाब से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इसमें जानते हैं कि कंपटीशन कितना तेज हो गया है। अब तो लाइब्रेरी का जमाना हो गया, हर चौराहे पर, हर मतलब शहरों में जाइए, एक एक लाइब्रेरी है, 200-200 सीटें, 200-200 सीटें एकदम पूरा फुल चल रही है। रात दिन लड़के पढ़ रहे हैं। कंपटीशन कहाँ जाए, कहाँ से कहाँ कंपटीशन जाएगा, सोच लीजिए। आइए टॉपिक चलते हैं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मावुर्ती दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे एक और इसकी नीलगिरी पर एक टोडा जनजात पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टोडा जनजात। यहाँ पे एक पाई जाती है टोडा जनजात। ये जो टोडा जनजाति हैं ये बहुपति के लिए प्रसिद्ध है। क्या? बहुपति विवाह।
यह कई बहुपति के लिए प्रसिद्ध है। विवाह छोड़िए, बहुपति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ? ये जो टोडा जनजाति है, प्रश्न पूछ भी देता है कि टोडा जनजाति किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुपति के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि इसमें है, बहुपति का अर्थ ये हुआ कि एक महिला कई पतियों से मतलब कई लोगों से अपनी शादी संबंध संपन्न कर सकती है, मतलब कई शादियां कर सकती है। अब बताइए वहाँ की संस्कृति क्या होगी, उन जनजातियों की संस्कृति क्या होगी। आजकल में समाज में देख ही रहे हैं, समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वो जो यहाँ पे अपने सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुपति शादियाँ होने लगे तो समझिए कि जनसंख्या तो कम हो ही जाएगी, करप्शन बढ़ जाएगा। अभी तो शक के दायरे में इतने तलाक हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। कहीं दहेज के लिए बेटियों को जलाया जा रहा है, कहीं शक में बेटियों को काट दिया जा रहा है। जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, सब चल रहा है जैसे चल रहा है ना। तो कहाँ है? बहुपति के लिए प्रसिद्ध। टोडा जनजाति बहुपति के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। कभी कभी आप सुनते होंगे ऊंटी, क्या सुनते हैं? ऊंटी। इसको भी देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत पे ऊंटी है, इसी पर्वत श्रेणी पर ऊंटी है ना, इसी पर्वत श्रेणी पर। तो ऊंटी जैसे कि ये क्या है कि टूरिज्म स्थान है, टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे कहिए। ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के जिले में स्थित है। ये तमिलनाडु यानी जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है वहीं पे ये तमिलनाडु राज्य में ऊंटी स्थित है। ये टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे विदेश के लोग मतलब विदेशी यहाँ पे आते जाते रहते हैं घूमने के लिए। फिर यहाँ पे फिल्में भी शूटिंग होती हैं ऊटी में। सबसे ज़्यादा देखिए, जैसे कि पहले जो फिल्म होती थी सबसे ज़्यादा ऊटी में शूटिंग होता था, है ना। तो ऊटी कहाँ पे स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। यहाँ पे एक वन पाया जाता है, यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाती है जो विश्व में यहीं पे देखने के लिए मिलता है। विश्व में यहीं पर नीलगिरी पर्वत पे देखने के लिए मिलता है, वो है शोला वन। कौन सा है? शोला वन। कौन सा है? शोला वन। शोला वन। ये जो शोला वन है ये नीलगिरी पर्वत पर देखने ही के लिए मिलता है। ये नीलगिरी पर्वत पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये नीलगिरी पर्वत है ना। ये जो नीलगिरी पर्वत है इसके जो हिस्से होते हैं यहाँ पे क्या पाया जाता है? शोला वन पाया जाता है। इसको शोला वन कहा जाएगा, शोला वन। और जो ये टीले पे पाए जाएंगे, ये जो इनको कहा जाएगा शोला घास। यानी कि जो घाटी में पाया जाएगा वो शोला वन हो जाएगा, और जो ऊंचे टीले पाए जाएंगे शोला घास कहा जाएगा। ये ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? ये ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है शोला वन। आगे समझ में ना। फिर एक बार, जो नीलगिरी है चाय के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा तमिलनाडु में स्थित है।
इसकी दूसरी ऊंची चोटी मावूर्ती चोटी है। फिर ये टोडा जनजात के लिए प्रसिद्ध है। टोडा जनजात बहुपति के लिए प्रसिद्ध है, यानी बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा उसके नीचे, अन्नामलाई। कौन सी है? अन्नामलाई। इसको देखिएगा, जो अन्नामलाई है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी, इसकी ऊंचाई है 2694 मीटर। कितना है? 2694 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2694 मीटर। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। जो अन्नाईमुडी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए प्रश्न कैसे बनाएगा। प्रश्न बनाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नाईमुडी। कौन सा जगह? अन्नाईमुडी। फिर प्रश्न बनाएगा कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी, तो दोदा बेटा। कौन सा हो जाएगा? दोदा बेटा। अब पहला कौन सा हो जाएगा? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी कहाँ पे है? ये केरल में है। कहाँ पे है? ये केरल में है। यानी कि दोदा बेटा है तमिलनाडु में, अन्नाईमुडी केरल में है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पाल घाट। क्या पढ़ते हैं हम लोग? पाल घाट। ये जो ये बनाया है, जिसे पाल घाट दर्रा, जैसे दर्रा उसे कहते हैं, दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है, पतला रास्ता होता है, दो पहाड़ियों के बीच का जो पतला रास्ता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो जब दर्रा पढ़ा जाएगा, जैसे कि उधर है जम्मू कश्मीर में तमाम प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश में चलिए, मणिपुर में चलिए, उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन्हीं पर ज्यादा से ज्यादा दर्रा देखने के लिए मिलेगा। अरे समझ में ना? तो ये दर्रे का क्लास एक दिन अलग से लिया जाएगा, उसकी क्लास ली जाएगी। तो जो पाल घाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। उसके आगे आएंगे तो सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा है जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। जो सेनकोट्टा दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। ये जो ये यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये है आपका पालनी की पहाड़ी। कौन से है? पालनी की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु तक फैला है। एक के लिखे और टी लिखे, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये फैला है पालनी की पहाड़ी। इसी पे एक झील है कोडिक, इसी पे झील है कोडिक नाल झील। क्या है? कोडिक नाल झील। इसी पे एक झील है कोडिक नाल झील। यह एक कृत्रिम झील है। ये प्रश्न इसीलिए यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए वहां पे उसको मेंशन करते हैं। पालनी की पहाड़ी पे स्थित है कौन सी? कोडिक नाल झील, जो कि एक कृत्रिम झील है। जो कि क्या है? कृत्रिम झील है। और पालनी की पहाड़ी कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ है। पालनी की जो पहाड़ी है कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या हुआ है? फैला हुआ है। अब जस्ट उसके नीचे आते हैं, तो उसके नीचे आएंगे तो इलायची की पहाड़ी, या ये इसे कहते हैं कार्डमम की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पे इलायची की खेती ज्यादा होती है, इसलिए इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, या कार्डमम की पहाड़ी। यहीं पे है एक अगस्था मलाई चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना? प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को पकड़िए। जो इलायची की पहाड़ी है या कार्डमम की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अगस्ता मलाई की चोटी। इलायची की पहाड़ी की या कार्डमम की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अगस्ता मलाई की चोटी। देखिए प्रश्न को पकड़िएगा, प्रश्न को समझिएगा। यहां पर एकदम जैसे कि अब ऊपर से पकड़िए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। एक प्रश्न हो गया, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अब दूसरे पाइए, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नाईमुडी।
अब यहाँ पे तीसरे पाएंगे इलायची, इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो अगस्था मलाई, अगस्था मलाई, अगस्था मलाई चोटी है ना। तो ये किसकी है? इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? अगस्था मलाई चोटी। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, या इसी को कहा जाता है कार्डमेमम की पहाड़ी। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये बनेगा, और जो प्रश्न बन दे कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है। फिर प्रश्न बनाएगा भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है। दो प्रश्न बन रहा है ना। तो प्रश्न बनाएगा भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, ये वाला पोर्शन सबसे दक्षिण में है ये सबसे दक्षिण में इलायची की पहाड़ी है कार्डमेमम की पहाड़ी। अगर यहीं पे प्रश्न बना दे कि भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न तो दो बना रहा है ना। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है? इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी। फिर प्रश्न बनाएगा भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब आइए, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट को थोड़ा सा ले लिया जाए। अभी तो हम लोग पश्चिमी घाट पर हैं, अब हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पश्चिमी घाट पढ़े थे, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पढ़ी थे हम लोग, है ना? इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? डेबोडी मुंडा 1594, है ना? 1594 मीटर। महेंद्रगिरी चोटी, तो कहीं कहीं किताबों में ये दिया है महेंद्रगिरी चोटी, लेकिन महेंद्रगिरी हम स्पष्ट आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो महेंद्रगिरी चोटी है उसकी ऊंचाई है 1501। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 है। लेकिन डेबूडी मुंडा जो चोटी है इसकी ऊंचाई 1594 मीटर, है ना? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? डेबूडी मुंडा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। और जो दोनों दिया रहेगा तब तो इसको मारा जाएगा। तो जो दोनों में से एक दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये जरूर दिया गया, तो इसको मारा जाएगा, है ना? तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। अब आइए नीचे से चलते हैं। वरुषनाड की पहाड़ी, वरुषनाड की पहाड़ी देखिए सीक्वेंस में सजाने के लिए भी दे देगा, इसको सीक्वेंस में भी सजाने के लिए दे देगा। प्रश्न का पैटर्न मत समझिए कब क्या से क्या कर देगा। तो देखिए वरुषनाड की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी और जवारी की पहाड़ी, ये सभी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये सभी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में कौन कौन सा? फिर एक बार और, वरुषनाड की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी, जवारी की पहाड़ी, ये सभी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसीलिए सीक्वेंस में लिख दिया। और जो कहे उत्तर से दक्षिण तक सजाइए, और जो कहे उत्तर से दक्षिण, तो जवारी की पहाड़ी उत्तर से आएंगे तो जवारी की पहाड़ी, या इसी को कहा जाता है जवादी की पहाड़ी, फिर शिवराय की पहाड़ी, फिर पंचमलाई की पहाड़ी, फिर सिरुमलाई की पहाड़ी, फिर वरुषनाड की पहाड़ी, ये सभी कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। फिर आते हम लोग आंध्र प्रदेश में, नागरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, वेलिकोड्डा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, और फिर पालीकोंडा की पहाड़ी, ये कौन से? पालकोंडा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। फिर नल्ला मलाई, ये भी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में।
नल्लामलाई कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और गरजात की पहाड़ी कहाँ पे? उड़ीसा में। गरजात की पहाड़ी कहाँ पे? उड़ीसा में। आ रहा है समझ में ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये थे पहाड़ियां। पहाड़ियां क्लियर हो गई। अब इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किया जाएगा, तो अब इसको पढ़ने में मजा आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट से भर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें छूट गया था, क्या करें, समय ऐसा चल रहा है, एक पॉइंट छूट गया था। जैसे कि ये शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषाचलम की पहाड़ी है तेलंगाना के दक्षिण में और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है। तेलंगाना के दक्षिण में और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित है। यहाँ पर लाल चंदन लकड़ी जो है, इसकी तस्करी की जाती है। लाल चंदन लकड़ी की यहाँ पर तस्करी की जाती है। और ये मूवी आप लोग देखे हैं, पुष्पाराज। पुष्पाराज देखे हैं ना, जिसमें कहता है कि झुकेगा नहीं, है? अल्लू अर्जुन कहता है झुकेगा नहीं साला। तो यही इसी लकड़ी के लिए लड़ाई रहती है। अभी तो भाई अपने आप में इतना पावरफुल हो जाए कि मुख्यमंत्री बना देता है, जिस पे हाथ रख देता है उसी पे ताज चढ़ जाता है। अब वाकई में एटीट्यूड तो दिखाया गया है। तो लाल चंदन लकड़ी की विशेषता रहती है बहुत महंगी, मतलब ये बहुत महंगी भी की जाती है ना? बहुत मतलब कास्टली लकड़ी है। तो शेषाचलम की पहाड़ी पर लाल चंदन की लकड़ी पाई जाती है, वहीं पर तस्करी किया है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।